दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले ये अतिवादी नहीं थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व रहा, जिन्हें गर्मपंथी या अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी समूह के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सही उत्तर अवार्डी अधिवेशन 1955। दोस्तों, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके मैस्लो, मैकग्रेगर, आर लिकर्ट या हर्जबर्ग। तो सही उत्तर हर्जबर्ग। दोस्तों, टू फैक्टर थियरी या द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने किया था और हर्जबर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड एप्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? ऑप्शन है संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद या एक सदनवाद। तो सही उत्तर एक सदनवाद। दोस्तों, डेविड एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनवाद को राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। तो याद रखिएगा, डेविड एप्टर के अनुसार एक सदनवाद राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण प्रेरणा नहीं है। इसमें संस्थावाद, संरचनावाद और बहुलवाद आदि तत्व शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद या फिर फेबियन समाजवाद। तो याद रखिएगा, भारत के समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के समर्थक थे। लोहिया ने अपनी चर्चित कृति एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में लिखा है कि समाज की संरचना में 4 परतें गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र पाए जाते हैं। यदि राज्य का गठन इन 4 परतों के अनुरूप किया जाए तो वह समुदाय का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा और इस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंभा राज्य या 4 पिलर स्टेट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि ये कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो सही उत्तर ये अरस्तू का कथन है। दोस्तों, अरस्तू के राजनीतिक विचारों में राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध श्रद्धा या अगाध आस्था थी। उसका मानना था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं। दास प्रथा अरस्तू के काल का एक सत्य था। अरस्तू ने भी इसे न्यायोचित बताया था और अरस्तू के कथनानुसार कुछ व्यक्ति शासन करें और अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो याद रखिएगा, रोनाल्ड नाइबूर या रोनाल्ड नेबूर ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राइनहोल्ड नाइबर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है और प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि स्वहित को अधिक सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए और विश्व कल्याण के साथ उसका मेल बैठाना चाहिए।
दूसरी ओर अंधकार की संतान वे लोग हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा कोई और नियम नहीं जानते। इस आधार पर नाइबुर ने अंधकार की संतान यथार्थवादियों को दुष्ट और बदमाश तथा प्रकाश की संतान यानी आदर्शवादी को पुण्यात्मा माना है। इसके अनुसार अंधकार की संतान समझदार है क्योंकि वह आत्म संकल्प या स्वहित की शक्ति को पहचानते हैं, जबकि प्रकाश के संतान या आदर्शवादी मूर्ख है क्योंकि वे आत्म संकल्प यानी स्वहित की शक्ति को ठीक से न पहचानने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अराजकता और अव्यवस्था के खतरे को बहुत छोटा करके देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये लोक प्रशासन से संबंधित है। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? ऑप्शन है सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों, स्टाफ से तात्पर्य ऐसे प्रमुख कार्यकारी प्रशासनिक संरचना से है जिसमें एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जो अपने सहायक कर्मचारियों की सहायता से कार्य का संपादन करता है। और मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष हैं, सूचनात्मक, परामर्शकारी और अधीक्षणात्मक। दोस्तों, सूचनात्मक में आप देखिए स्टाफ का सूचना संबंधी कार्य ये है कि वो प्रमुख कार्यकारी के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिसके आधार पर वो निर्णय करता है। परामर्शकारी में आवश्यक सूचना देने के साथ साथ ये प्रमुख कार्यकारी को परामर्श भी देता है और उसकी राय में क्या निर्णय किए जाने चाहिए। यद्यपि प्रमुख कार्यकारी इनके सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अधीक्षणात्मक में स्टाफ को ये भी देखना होता है कि प्रमुख कार्यकारी ने जो निर्णय लिए हैं वो उपयुक्त सूत्र या व्यवसाय अभिकरणों तक पहुंचा दिए गए हैं और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष सूचनात्मक, परामर्शकारी और अधीक्षणात्मक या पर्यवेक्षणात्मक हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। दोस्तों, लास्की का कहना है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को ऑस्टिनवादी अर्थ में संप्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है यानी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? शक्ति संतुलन व्यवस्था, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल, शिथिल 2 ध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की संकल्पना मार्टिन कैपलान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत में नहीं किया है। दोस्तों, आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण और भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्टिन कैपलान की वर्ष 1957 की कृति सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विश्व राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण के रूप में महत्वपूर्ण प्रयास था। कैपलान ने अपनी पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के 6 मॉडल प्रस्तुत किए थे। शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर या दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार या इकाई वीटो व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो सही उत्तर डेविड ईस्टन के। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट एनालिसिस से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया और इस उपागम का प्रयोग आमंड और पावेल ने किया है। और आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इसका जो प्रयोग है आमंड और पावेल के द्वारा किया गया है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण बताए हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर्निर्भरता, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड और पावेल के साथ जुड़ा हुआ है और निवेश निर्गत विश्लेषण ये डेविड ईस्टन से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं ग्रेबियल, आमंड, ऑप्शन बी।
दोस्तों, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में विशेष संरचना के द्वारा ही विशिष्ट कार्य का संपादन किया जाता है। इस तथ्य को सुस्पष्ट करने के लिए ग्रेबियल आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के साथ ग्रेबियल आमंड और पावेल का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? देखिए, संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातीय संरचनाएं और प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रजातीय संरचनाएं जो हैं ये आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। ग्रेबियल, आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों के 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। संस्थात्मक दबाव समूह, तो ये दबाव समूह राजनीतिक दल, विधानमंडल, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह, ये विशेषीकृत संघ होते हैं जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करते हैं, जैसे व्यापारिक, श्रमिक और विद्यार्थी संगठन। गैर समुदायात्मक दबाव समूह जो होते हैं ये संगठित संघ नहीं होते, ये अनौपचारिक रूप से अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जाति समुदाय। और एनॉमिक प्रेशर ग्रुप या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, ये अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं, जैसे जनसभाएं, गली कूचा बैठक, पद यात्रा, रैली, विरोध दिवस, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, घेराव तथा अन्य आक्रामक रवैया अपनाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी FW टेलर को। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध में आयोजन, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातों को अधिकतम महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्पष्टतः प्रबंध की वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा साधनों का आदर्शतम समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, इसकी उत्पत्ति का श्रेय FW टेलर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? आपको बताना है। हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, कांट और मैकियावेली। तो सही उत्तर इमैनुअल कांट। दोस्तों, ये आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं आइडिया या विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। इसके विपरीत हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली ये यथार्थवादी विचारक हैं। ये राज्य के यंत्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी नॉलेज इज पावर? फ्रांसिस बेकन, हाब्स, मिल और हीगल। तो सही उत्तर ये बेकन का कथन है। दोस्तों, ये सूक्ति फ्रांसिस बेकन की है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेज दार्शनिक और न्यायविद थे जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक माना जाता है। ये ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा का प्रथम सिद्धांतकार था जिसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मिल तथा रसेल ने आगे बढ़ाया। बेकन का विचार है कि विज्ञान को मानवता के हित और लाभ का साधन बनाना चाहिए। बेकन ने तर्क दिया कि प्रकृति के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमें प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है, और इसी विचार को बेकन ने ज्ञान ही शक्ति की सूक्ति के रूप में व्यक्त किया। हीगल ने कहा है कि राज्य चेतना का विराट रूप है, तथापि उसका चेतना आत्मी तत्व है, न कि ज्ञान। अगला प्रश्न है, शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसकी है? ऑप्शन है पैरेटो, मिचेल्स, मोस्का या रॉबर्ट डहल। तो सही उत्तर मोस्का। दोस्तों, मोस्का अभिजनवादी या अभिजनवादी विचारक हैं। इन्होंने अपनी कृति द रूलिंग क्लास या शासक वर्ग के अंतर्गत ये माना है कि सब समाजों में 2 वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। समाज के इस विभाजन को विशिष्ट वर्गवाद की संज्ञा दी जाती है। और मोस्का ने ये तर्क दिया कि शासन प्रणाली में परिवर्तन होने पर राजनीतिक प्रणाली की इस बुनियादी प्रकृति में बदलाव नहीं आता, इसलिए लोकतंत्र को अपना लेने पर भी बहुमत का शासन अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि इसमें अल्पमत के शासन को कायम रखने के गूढ़ तरीके अपनाए जाते हैं। इसने लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है।
अगला प्रश्न है, किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। तो सही उत्तर ये कथन हाब्स का है। हाब्स ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करके ये उद्घाटित किया है कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित रहता है। अगला प्रश्न है कि सेबाइन ने कहा है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित महानतम लेखक है कौन। तो ये सेबाइन का कथन किसके बारे में कहा गया है, तो आप जानते हैं ये कथन हाब्स के बारे में है। दोस्तों, प्रोफेसर सेबाइन का कहना है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हाब्स कदाचित महानतम है। सेबाइन कहता है कि ये स्पष्ट व्यक्तिवाद है जो हाब्स के दर्शन के उस युग को सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है एरिक फ्राम, मार्क्यूजे, ग्रामसी या हैबरमास। तो सही उत्तर ग्रामसी। दोस्तों, एंटोनियो ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत या हेजेमनी का सिद्धांत वो प्रमुख सिद्धांत है जिसमें बुद्धिजीवी की परिभाषा भी निहित है। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित करके सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लासवेल और मोस्का का संबंध किस विचारधारा से है। तो सही उत्तर अभिजनवादी विचारधारा। दोस्तों, लासवेल और मोस्का अभिजन वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं। लासवेल के अनुसार राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से है और इस प्रक्रिया में समाज का एक छोटा सा वर्ग ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास में शासक और शासित में भेद करते हुए कहा कि शासक वर्ग धर्म, संपदा, शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है, उसे अपने स्थान से हटाना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है, ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है सेबाइन, गार्नर, लासवेल या बार्कर। तो सही उत्तर लासवेल ने। दोस्तों, विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी राजनीति विज्ञान, किंतु अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में शक्ति आधुनिक युग की देन है। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीति में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया। इसके बाद हेराल्ड लासवेल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ 1936 में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया और कहा कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है। अगला प्रश्न है, शांति पर्व अध्याय। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति पर्व अध्याय है किसका, अर्थशास्त्र का, महाभारत का, रामायण का या शुक्र नीति का। तो सही उत्तर महाभारत का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत 3 उपपर्व हैं, राज धर्मानुशासन, आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। तो याद रखिएगा, शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें कई प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मंत्रियों की संख्या अनिश्चित होती है। शांति पर्व में मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है कि जिस राजा के मंत्री नहीं हैं वे राज्य को 3 दिन भी अपने शासन में नहीं रख सकता। राजा को वेद के जानकार स्नातक 4 ब्राह्मण, 8 बलवान क्षत्रिय, 21 वित्त युक्त वैश्य, 3 सेवाधर्मी शूद्र आदि को मंत्री बनाना चाहिए, किंतु राजा 4 ब्राह्मण, 3 शूद्र इन मंत्रियों के बीच बैठकर मंत्रणा करें। इस प्रकार शांति पर्व में मंत्रिपरिषद के विभिन्न वर्णों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरे, उनकी योग्यता का ध्यान रखा गया है। तीसरे, चूंकि बड़ी संख्या में मंत्रणा का गुप्त रखना कठिन है, इसलिए मंत्रणा 8 मंत्रियों से ही करनी चाहिए।
अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति दोस्तों मनु द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। इसमें तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें सदाचार, धर्मोपदेश और वर्णाश्रम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? आपको बताना है। सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक? तो उत्तर है सावयवी। दोस्तों मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयव है। राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है, स्वामी, आमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सप्तांग जो है वो राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है मनु किस परंपरा के चिंतक थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर मनु धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक हैं। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभक्त है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इनमें धर्मशास्त्रों का महत्व अत्यधिक है और धर्मशास्त्रों में सबसे प्रमुख स्थान मनुस्मृति का है। मनु धर्मशास्त्री परंपरा के चिंतक और विचारक थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर मैकियावेली से। दोस्तों कौटिल्य को पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के समान ही कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ माना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। दोनों विचारकों ने साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन को उचित माना है। दोनों ने झूठ, छल, कपट आदि साधनों को महत्वपूर्ण बताया है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य का संरक्षण आदि विषयों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस है और कौटिल्य ने अपने विचारों का वर्णन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है क्या? देखिए ऑप्शन है आपके सरकार की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत या ए और सी दोनों। तो सही उत्तर है सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वे सभी विषय शामिल हैं जिनका संबंध मनुष्य की जीवन से है, लेकिन विशेषतः ये सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य की इस रचना में स्वतंत्र रूप से अर्थशास्त्र के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो याद रखिएगा 15 अधिकरण। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। अधिकरण 1 से 5 में राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में वर्णन है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंध, जबकि शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो आप जानते हैं कौटिल्य द्वारा राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कौटिल्य का कहना है कि राज्य की रचना 7 प्रमुख अंगों से मिलकर हुई है। ये हैं स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये राज्य के 7 अंग हैं जिनसे सप्तांग सिद्धांत या राज्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो स्वामी का अर्थ राजा से है। दोस्तों कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान धारक है और इसमें स्वामी, आमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र में स्वामी यानी राजा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी का अर्थ यहाँ पर राजा है। अगला प्रश्न है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से या न्यायिक नीति से? तो सही उत्तर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है यानी फॉरेन पॉलिसी से।
कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। और कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के समूह, जिसे राज्य मंडल कहते हैं, उनके मध्य संबंधों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली संभावित नीतियों की विशद व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर योग्यता। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में उसने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उनका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है? वार्ता, आन्वीक्षिकी, निरुक्त और त्रयी। तो सही उत्तर निरुक्त। दोस्तों, याद रखिएगा, कौटिल्य ने 4 मूल विद्याओं का वर्णन किया है। ये विद्याएं कौन कौन सी हैं आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आन्वीक्षिकी, इसके अंतर्गत दर्शन और योग की चर्चा की गई है। त्रयी के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णाश्रम, 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रमों का वर्णन है। वार्ता के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन की चर्चा है। और दंड नीति में शासन कला जैसे विदेश नीति, कूटनीति, पुलिस, गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि की चर्चा की गई है। तो कौटिल्य की मूल विद्याओं में निरुक्त शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बी ए साल्टोरे, के पी जायसवाल, बेनी प्रसाद या ए एस अल्टेकर। तो सही उत्तर ए एस अल्टेकर। दोस्तों, ए एस अल्टेकर का विचार है कि कौटिल्य जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने इसके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके और युद्ध न हो। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का अंग नहीं है? देखिए, सेना, स्वामी, आमात्य और मित्र। तो सेना जो है सीधे तौर पर ये राज्य का अंग या सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का उपयोग नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि राज्य के अंग के रूप में जो दंड शब्द मिलता है इसको सेना का पर्याय माना जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रश्न गलत है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं। और इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर भी कर दिया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विधि का निर्माण करना, अति भौतिक जीवन जीना, विधि को लागू करना या फिर आततायी अधिकारियों को दंडित करना। तो सही उत्तर विधि को लागू करना राजा का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, कौटिल्य ने राजा को विधि व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च प्राधिकार सौंपा है। राजा ये देखे कि सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखें। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? आपको बताना है, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली या हाब्स से। तो सही उत्तर है मैकियावेली से। दोस्तों, प्रसिद्ध यूरोपीय विचारक निकोलो मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था और राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का प्रवर्तक होने के कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। राज्य की सुरक्षा और विस्तार की दृष्टि से कौटिल्य और मैकियावेली में अत्यधिक समानता पाई जाती है। दोनों ने अपने विचारों में राजनीति के अंतर्गत छल कपट और मिथ्याचरण को मान्यता प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य समर्थक था किसका? तो सही उत्तर सीमित राजतंत्र का। दोस्तों, कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह दी है, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते हैं। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी प्रहरों में बांट दिया है
वे राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पहर में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व क्या हैं, आपको बताना है। 4 तत्व, 5 तत्व, 6 तत्व या 7 तत्व। तो सही उत्तर 7 तत्व, ऑप्शन डी। दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, जिनको संयुक्त रूप से राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रमुख 7 तत्व स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा है और ये राज्य में प्रथम स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए। तो उत्तर है 12, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है देशों का समूह। उन्होंने मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है। विजिगीषु, अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र। ये तो सामने के देश, पीछे के देश हैं पाड़िश्राग्राह, आक्रांत, पाड़िश्र ग्राहसार, आक्रांदासार। इसके अतिरिक्त 2 और देश मध्यमा और उदासीन। तो इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में राज्यों की संख्या 12 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो योगक्षेम का जो सिद्धांत है उसका अर्थ होता है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। मत्स्य न्याय से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और कृषि उपज का 6ठा भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा उनके योगक्षेम को बनाए रखे। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये परिभाषा किसकी है। तो सही उत्तर ऑस्टिन की। दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्टिन इंग्लैंड का विधिशास्त्री था। 1832 में उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें उसने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हाब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। ऑस्टिन का कहना था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश कानून है और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता की जो परिभाषा दी गई है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा के पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो वो उस समाज में उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है और वह समाज के उच्च सत्ताधिकारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। तो याद रखिएगा, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये परिभाषा ऑस्टिन की है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाती हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।